Good afternoon, students. I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगरी क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। पार्ट 1 होने वाला है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मीनिंग एंड फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, नीड, बहुत सारी चीज़ें जो और रिलेटेड हैं इस चैप्टर से। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th का ये चैप्टर है, बात करते हैं आगे। अब तक स्टूडेंट जो 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं पहली यूनिट के हैं, और ये लास्ट चैप्टर है जिसका पार्ट 1 आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, या स्पेशली प्रीवियस वन, तो उसमें हमने बात की है कि किस तरीके से प्लानिंग पीरियड में एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी होने के नाते इंडियन गवर्नमेंट ने जो है प्लानिंग पीरियड में पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। आईपीआर 1948 के बाद सेकंड पॉलिसी, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंडर जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, तो उसमें पीएसयूज का रोल भी बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आया। 3-fold क्लासिफिकेशन हमने किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एलपीक्यू या एलक्यूपी आप कह सकते हैं, लाइसेंस, परमिट एंड कोटा। तो ये 3 चीज़ें ज़्यादातर चलती थी कि जो रोल था प्राइवेट सेक्टर का बहुत कॉन्ट्रैक्टेड था। और जैसे कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में इसके जो बात की थी हमारे लास्ट वीडियो में, वो नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट्स कुछ इतने ज़्यादा हो गए थे कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को एक एक तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी। और तभी से जो 1991 में स्टार्ट हुआ था, जुलाई 1991 में। और यहाँ पर इससे रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स। डिस्कस करते हैं चैप्टर और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। प्रीवियस वीडियोस देखना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे ही ये चैप्टर देख लेते हैं, प्रीवियस वीडियोस भी जाकर ज़रूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नंबर वाइज चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैक्रो और आईडी के 12th क्लास में हैं उनका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहां पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की स्टूडेंट। सबसे पहले थोड़ा बहुत पीछे क्या रेफरेंस था, आगे क्या सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स हियर। सो द पॉलिसी अडॉप्टेड ड्यूरिंग 1947 to 1990 resulted in some serious consequences. In 1991 इंडियन इकोनॉमी met with an economic crisis. एक 1991 में हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस से एनकाउंटर हुए। वी वर मैट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या था, किस तरीके का था, विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। द गवर्नमेंट वाज नॉट इन अ सिचुएशन टू पे फॉर इट्स एक्सटर्नल डेट्स। जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स कर रखी थी, एक्सटर्नल डेट्स ले रखी थी, वो पे करने की सिचुएशन में नहीं थी। और इसके साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, which were generally maintained to import petrol and other important items, dropped to levels that were not sufficient for even a fortnight. मतलब कि आप जो है हमारे पास इतने फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी नहीं बचा था कि हम कुछ भी गुड्स जो है बाहर से, जैसे कि पेट्रोल वगैरह का इंपोर्ट करते हैं, और भी एसेंशियल आइटम्स हम जो है परचेज करते थे, उनको भी खरीदने के लिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे, विच वाज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करते हैं, दिस क्राइसिस वाज फर्दर डीपन्ड बाय राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस बढ़ने लगे। ऑल दीज लेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। और हमारी गवर्नमेंट को एक तरीके से इन सारी चीज़ों की वजह से, जैसे कि आप कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्रीज हो गए, इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइटम्स के प्राइसेस बढ़ने लग गए, तो इनकी वजह से जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आई गवर्नमेंट। एंड लेट्स डिस्कस कि उसके अंदर क्या क्या सारी चीजें थी। लेकिन उससे पहले कुछ रिलेटेड टॉपिक यहां पे मैंने बात की इकोनॉमिक क्राइसिस की। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है? सो इट इज अ सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एक्सपीरियंसेस अ सडन डाउनटर्न जैसे देख सकते हैं, फॉल होते हुए यहां पे दिखाई गई है। brought on by financial crisis, it also leads to falling GDP, a drying up of liquidity, cash जो है, मनी फ्लो जो है कम हो जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है, and rising or falling prices of goods and services in an economy
ड्यू टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो यहां पर ये सारी चीजें होती हैं, एक सडन डाउन टर्न आता है जिसकी वजह से जो है श्रिंक होने लगता है जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट राइज होने लगती है, आप कह सकते हैं लिक्विडिटी कम होने लगती है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने लगते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन को इकोनॉमिक क्राइसिस कहा जाता है। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछें, अदरवाइज यस सर, अंडरस्टूड सर लिखना बिल्कुल भी ना भूलें इकोनॉमिक क्राइसिस लिखने के बाद। अब स्टूडेंट्स यहां पर बात करते हैं रिफॉर्म्स की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। तो रिफॉर्म्स होते क्या हैं, ये सबसे पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो रिफॉर्म्स मींस चेंजिंग अ सिस्टम और सेट ऑफ लॉज, कि एक सिस्टम में चेंज लाना या सेट ऑफ लॉज में चेंज लाना टू मेक इट बेटर सो दैट इट प्रमोट ग्रोथ एंड बिकम्स मोर इक्विटेबल इन क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, कि इससे क्या हो कि हमारे जो है ये ग्रोथ को प्रमोट करे, जो क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा इक्विटेबल हो, यानी कि हर एक पर्सन तक इन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट पहुंचे। जैसे कि हमने इक्विटी की बात की थी प्लानिंग पीरियड में, इकोनॉमिक प्लानिंग में, तो उसकी यहां पर बात की जा रही है कि हर किसी के पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है ग्रोथ की, डेवलपमेंट की अवेलेबल हो। लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अभी तो हमने बात की रिफॉर्म्स की कि सिस्टम में या सेट ऑफ लॉज में चेंज लाया जाए जिससे कि ग्रोथ बढ़े, क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है इक्विटेबल हो सके। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज होता है डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए किया जाता है, एंड डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी, और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, यानी कि टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो जो सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती हैं, उस पूरे जो है उसको हम जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। आई होप ये चीज आपके समझ में आई होगी। समझ में आई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, यस सर जरूर लिखें, अंडरस्टूड सर जरूर लिखें। तो रिफॉर्म्स की बात हो गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब यहां पर सबसे पहले मैंने हेडिंग दे रखी है रीजंस बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, एनईपी शॉर्टकट इसका जो है एनईपी, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन ये रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऐसे भी आ सकता है दैट व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द इंट्रोडक्शन, जो कॉमन है क्वेश्चन की फॉर्म में। जस्ट मैंने जो है रेड फॉन्ट का यूज करके, रेड कलर का यूज करके यहां पर बताया आपको, व्हाई डिड इंडिया नीड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। रीजंस, नीड, ऑब्जेक्टिव या फीचर्स, यहां पर ये एक ही चीज है स्टूडेंट, चाहे आप रीजंस की बात करें, चाहे आप नीड की बात करें, चाहे आप ऑब्जेक्टिव या फीचर्स की बात करें, तो ये सारी चीजें घुमा फिराकर आपको एक ही पॉइंट पे लेके आती हैं। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट देम कि वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर 6 पॉइंट्स, ये बहुत ही शॉर्टकट पॉइंट्स हैं, बहुत कट टू द पॉइंट पॉइंट्स हैं, कि जब आप छोटा सा इंट्रोडक्शन कहीं पे देना चाहें तो आप इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन मैंने अलग तरीके से कर रखे हैं स्टूडेंट्स। तो क्या रीजन थे? द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्लंज इंडियन इकोनॉमी इनटू द अरीना ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टू गिव इट अ न्यू थर्स्ट टू मार्केट ओरिएंटेशन, कि ग्लोबलाइजेशन के अरीना में जो है एंटर करना और इंडियन मार्केट को इस तरीके से मतलब इतना कैपेबल बनाना कि बाहर की कंट्रीज में भी हम जो है एस्टैब्लिश हो पाएं। The NEP intended to bring down the rate of inflation, जो essential items का प्राइस बढ़ गया था, प्राइस राइज हो रहा था, कॉन्टिन्यूसली राइज हो रहा था प्राइसेस का, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन को नीचे करना जिससे कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था लोगों का वो बेटर हो सके, जो बिगड़ चुका था। Continuous rise in general price level for a long period of time is known as inflation। जब किसी जो आप चीजें कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, उनके प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन। तो उसको कंट्रोल करना। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट इंटेंडेड टू मूव टुवर्ड्स द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड बिल्ट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है बहुत कम हो गए थे, जैसे मैंने पहले बताया आपको इससे पहले वाली स्लाइड में।
2-3 स्लाइड पहले मैं आपको बता चुका हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बहुत कम हो गए थे। इवन हम पेट्रोल वगैरह जो एसेंशियल आइटम्स बाहर से इंपोर्ट करते थे, उतना भी बैलेंस हमारे पास नहीं था कि हम एक दिन के लिए परचेज कर पाएं। सो इट इंटेंडेड टू मूव टुवर्ड्स हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा हो पाए और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट हम बिल्ड कर पाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वांटेड टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड टू कन्वर्ट द इकोनॉमी इनटू अ मार्केट इकोनॉमी बाय रिमूविंग ऑल काइंड्स ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लाया जाए और इकोनॉमी को कन्वर्ट किया जाए एक इस तरीके की इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में, जिसके अंदर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। यहां पर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं स्टूडेंट, जो अब तक प्लानिंग पीरियड के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर को रिस्ट्रिक्शंस, लाइसेंस, कोटा, परमिट, ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा रखी थी, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएं, सो दैट हम लोग जो हैं एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को अचीव कर पाएं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट वांटेड टू परमिट द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विदाउट मैनी रिस्ट्रिक्शंस। यहां पर हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी के जो डीमेरिट्स हैं, उनसे जो बैड इफेक्ट्स थे उनके, जो एक अच्छी चीज सोच के किया गया था 1991 से पहले, यानी कि IPR 1956 के अंडर, तब से उसका बेनिफिट हमें इतना नहीं मिला या फिर हम उसका बेनिफिट इतना ले नहीं पाए। घुमा फिरा के आज फिर वापस हम जो है आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जिसमें हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की बात करते हैं। तो 1991 में हमने ठीक इसका आज के सिचुएशन से रिवर्स, यानी कि हमने चाहा कि फ्लो ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज हो, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ये इनका जो है फ्री फ्लो जो है इंटरनेशनली हो, यानी कि इंडिया से बाहर जाएं और बाहर से इंडिया में आए विदाउट मैनी रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 6th point, it wanted to increase the participation of private players in all the sectors of the economy. That is why the reserve number of sectors for government were reduced. कि जो पहले जो सेक्टर्स गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर रखे थे, 17 इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर रखी थी कैटेगरी ए में, जो 3-fold क्लासिफिकेशन हम IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में जो हमने 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया था, आज वो नंबर डिक्रीज होकर सिर्फ 2 यूनिट्स पे आ गए, यानी कि आज 2 यूनिट्स ही पब्लिक सेक्टर की हैं जो रिजर्व्ड हैं। फाइन, तो यहां तक आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कि ब्रीफ पॉइंटर्स मैंने यहां पर रखे हैं आपके लिए कि आपको ऑब्जेक्टिव्स अगर पूछे जाएं तो आप लिख सकें। मिलती जुलती चीजें होती हैं, मोर और लेस दे आर सेम, बट आगे जो पॉइंट्स हैं आपको एक्सपेंडेड मिलेंगे और काफी डिटेल्स बताई हुई हैं। तो फोकस कीजिए, समझिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है कीप रिस्पॉन्डिंग व्हेनेवर एंड वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड। यस सर, अंडरस्टूड सर लिखकर जरूर बताएं। यहां से मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, रीजंस बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म। स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट हम लोग बजट पहले से ही पढ़ चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो फिस्कल डेफिसिट आपको पता है, यानी कि एक तरीके का लॉस होता है। फिस्कल डेफिसिट आप ये भी कह सकते हैं कि बोरोइंग्स होती हैं गवर्नमेंट की, तो ये बोरोइंग्स इंक्रीज होते जाना, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ते जाना किसी भी कंट्री के लिए एक अच्छी बात नहीं है। लेट्स फोकस हियर, इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट। तो सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर इट्स रिसीट्स। गवर्नमेंट की जो रिसीट्स होती हैं, जब रिसीट्स कम हो जाती हैं और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा, रिसीट्स कम, यानी इनकम कम, तो उस सिचुएशन को हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। इट इज द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप फिस्कल डेफिसिट को बोल सकते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स होती हैं, उधार जो गवर्नमेंट ने लिया होता है, लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट की होती है। सो द गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू बोरो मनी फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो यहां पर क्या होता है कि क्योंकि बोरोइंग्स खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो गवर्नमेंट कंपेल हो गई, फोर्स किया गया सिचुएशंस के थ्रू कि बाहर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मनी बोरो करे। पब्लिक डेट बिकेम वेरी हाई एंड a huge amount had to be paid as interest every year। तो यहां पर पब्लिक डेट जो है वो बहुत ज्यादा हो गई और इंटरेस्ट की पेमेंट भी, क्योंकि जब आप बोरो करते हैं तो सिर्फ आपको वो अमाउंट पे नहीं करना होता जो आपने बोरो किया है, बल्कि उसके साथ साथ इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी पड़ती है। तो एक
बोरोइंग्स का बर्डन तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, साथ में इंटरेस्ट का बर्डन भी हमारे साथ हमारी इकोनॉमी पर इंक्रीज होने लग गया। नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, इसी में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके की सिचुएशन हुई, इंटरनेशनल बॉडीज से किस तरह हमने हेल्प ली। सो इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD, आज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है, एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड रिसीव्ड $7 billion एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। जो डेफिसिट था यहां पर, जिसे हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से हमें जो है $7 billion का जो है लोन लेना पड़ा। फॉर अवेलिंग दिस लोन, फ्री में नहीं, कुछ कंडीशन थी इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर अवेलिंग द लोन, दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज। उन्होंने एक्सपेक्ट किया, उन्होंने बोला कि भैया तुम्हें लिबरलाइज होना पड़ेगा, ये क्लोज्ड इकोनॉमी वाली चीजें नहीं चलेंगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली चीजें नहीं चलेंगी, आपको ओपन अप होना पड़ेगा। एंड ओपन अप the economy by removing restrictions on the private sector, reduce the role of government in many areas and remove trade restrictions between India and other countries। जो आपने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, जो बाहर से आप इंपोर्ट नहीं करते, प्रोटेक्शन पॉलिसी दे रखी है, ये सारी चीजें आपको रिमूव करनी पड़ेंगी, हटानी पड़ेंगी। और इंडिया, वो कहते हैं मरता क्या ना करता, तो इंडिया ने उन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, इंडिया ने उन पॉलिसीज को माना, और रिजल्ट आपके सामने है। 1991 से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर कुछ फैक्चुअल चीजें, स्टूडेंट्स आप चाहें इन्हें याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप याद करते हैं। याद नहीं रहती तो कोशिश करें याद करने की, अदरवाइज आप इन फैक्ट्स के चक्कर में ना पड़ें अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो 5.4% ऑफ जीडीपी इन 1981-82 में फिस्कल डेफिसिट था। यानी कि अगर एक इकोनॉमी 6 रुपए, एक इकोनॉमी 100 रुपए कमाती है तो उसमें 5.4% आपके जीडीपी में फिस्कल डेफिसिट था, बोरोइंग्स थी, और जो 1991 में इंक्रीज होकर 8.4% जो है वो हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यस सर लिखना बिल्कुल ना भूलें, और बताएं जरूर कि आपको समझ में आ रहा है। अनफेवरेबल ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम आपको पढ़ा चुके हैं, नहीं किया है वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए जरूर देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सो मैक्रो की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। सो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ फिस्कल ईयर। एक साल में एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करती है, गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल ट्रांजैक्शन, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस, इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं जिस अकाउंट में, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बोला जाता है। So when the value of imports become much more than the value of export, जब import की वैल्यू ज्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से, उसको हम BOP डेफिसिट बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बोलते हैं, डेफिसिट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोला जाता है। सो कुछ भी कहिए, बात एक ही है। जो डेफिसिट ये बढ़ने लगा, सो इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिकेम वेरी लो, और इसकी वजह से जो है इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम होने लगा, क्योंकि इंपोर्ट जो होते थे उनकी हमें पेमेंट करनी पड़ती थी फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में। सो इंपोर्ट ज्यादा होंगे, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा जाएगा, और हमारे पास बिल्कुल भी फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं था। द कंट्री वॉज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू मीट द इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, और बाहर से जितनी भी चीजें इंपोर्ट होती थी उन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कर पाना, it was becoming very difficult for the Indian economy, and to meet this deficit our government had to borrow from abroad, from rest of the world, from other countries। दूसरी कंट्रीज से, बाहर के देशों से हमें बोरो करना पड़ा अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था। सो राइजिंग डेफिसिट ऑफ BOP आप बोल सकते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है। समझ में आया? जरूर बताइएगा। फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट कितना था? 12% ऑफ GDP था इन 1981-82 में, जो ऑलमोस्ट डबल हो गया, यानी कि
5% ऑफ जीडीपी हो गया 1991 में। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स की कितनी ज्यादा बोरोइंग्स थी, हमारी जो बोरोइंग्स थी वो डबल हो गई। सो दैट वाज नॉट ए गुड थिंग, और कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलना था। तो बाहर निकले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को साथ लेकर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का हाथ पकड़कर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, गल्फ क्राइसिस। गल्फ कंट्रीज की बात यहां पर कर रहा हूं, गल्फ क्राइसिस में। सो इन 1990 एंड 91 वॉर इन इराक ब्रोक एंड दिस लेड टू राइज इन पेट्रोल प्राइसेस। पेट्रोल हम जो है गल्फ कंट्रीज से मंगवाते थे, इराक में जो है वॉर होने की वजह से क्या हुआ कि पेट्रोल के प्राइसेस ज्यादा हो गए, पेट्रोल हमें महंगा मिलने लगा, फॉरेन एक्सचेंजेस ज्यादा जाने लगे, और इस वॉर की वजह से जो है रेमिटेंसेस भी रुक गए। मैं आपको बता दूं, दो तरीके से पैसा या फॉरेन एक्सचेंजेस हमारे पास आते थे, एक रेमिटेंसेस से और एक एक्सपोर्ट से। तो दोनों की दोनों चीजें हमारी वहां उन कंट्रीज से रुक गई। द लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। सो द इराक वॉर अफेक्टेड देम बैडली, मेनी ऑफ देम रिटर्न टू इंडिया। तो जो रेमिटेंसेस वहां से वो कमाकर भेजते थे, जो पैसा वो वहां से कमाकर भेजते थे, वो रुक गया। सो द अर्निंग फॉरेन एक्सचेंजेस फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज डिक्लाइंड शार्पली, उसकी वजह से जो है ये डिक्लाइन आया। दिस फर्दर एग्रेवेटेड द प्रॉब्लम, और जो जैसे कि आग में घी डालने वाला काम किया गल्फ क्राइसिस ने। सो ये भी एक पॉइंट था कि हमने जो है, इंडिया ने जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, फॉलो करनी पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन, यानी कि जैसे मैंने पहले भी बताया, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कांस्टेंट इंक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब बहुत लंबे टाइम के लिए किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ते जाएं और बढ़ते ही जाएं, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। बताया भी है यहां पर, देयर वाज परसिस्टेंट राइज इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो एसेंशियल गुड्स थे उनके प्राइसेस में इंक्रीज होने लगा। दिस अफेक्टेड द पुअर एंड सैलरीड पीपल वेरी बैडली, क्योंकि देखिए अमीर लोगों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पुअर लोग हैं, जो ऑलरेडी जिनकी इनकम कम है, और सैलरीड लोग जिनको चाहे इन्फ्लेशन लेवल चाहे कुछ भी हो, चीजें चाहे कितनी भी महंगी हो, उनको एक गिवन अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम सो कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर पाए, तो इट अफेक्टेड देम वेरी बैडली। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल केम डाउन, और लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल तो हमेशा कम होगा ही होगा। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो हमेशा लिविंग स्टैंडर्ड तो कम होगा ही होगा। सो उस वक्त भी हुआ। प्राइस लेवल वॉज राइजिंग कॉन्टिन्यूसली इन इंडिया, इंडिया में प्राइस लेवल कॉन्टिन्यूसली राइज होने लगा। द इन्फ्लेशन रेट रीच्ड टू इट्स ऑल टाइम हाई फ्रॉम 6.7% to 16.7%, अप्रोक्सीमेटली 17%। बहुत बड़ा ये जो है इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स। जस्ट इमेजिन कि आपको जो 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो वो 117 रुपए की हो गई, मतलब कि 17% उसका प्राइस बढ़ गया। इंडेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा किस तरीके से निकालते हैं। तो इट वाज अ वेरी इट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर द पुअर एंड सैलरीड पीपल। सो ड्यू टू इन्फ्लेशन कंट्रीज इकोनॉमिक पोजीशन बिकेम वर्स, और ज्यादा खराब हो गई। डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट वाज द मेन कॉज ऑफ इट। जैसे होता क्या है कि जब आरबीआई अपना लॉस पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा करेंसी जब इशू करता है, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। और डेफिसिट फाइनेंसिंग जब आरबीआई यानी कि करेंसी इशू करता है अपने लॉस को पूरा करने के लिए, गवर्नमेंट के लॉस को पूरा करने के लिए, और इससे मनी सप्लाई जब इकोनॉमी में बढ़ जाती है, तो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन स्टूडेंट्स। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, बढ़ता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। देखिए गवर्नमेंट ने सोचा था कि पीएसयूज में अगर ज्यादा जो है पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा स्टूडेंट्स कि पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टार्टेड इनकरिंग लॉसेज। कि पहले तो ठीक ठाक चल रहे थे, सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, मोस्ट ऑफ देम स्टार्ट इनकरिंग लॉसेज। इनएफिशिएंसीज आने लगी, करप्शन रिजल्टेड इन डाउनफॉल ऑफ पीएसयूज। देयरफॉर a shift in government policy was necessitated from its emphasis from public sector to private sector। और उसकी वजह से जो है हम जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब पब्लिक सेक्टर पर इकोनॉमी रिलाई ना करके प्राइवेट सेक्टर पर रिलाई करेगी, और ये रिजल्ट था पुअर परफॉर्मेंस और सिक यूनिट्स ऑफ और सिक पीएसयूज।
तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मेजर्स की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेजर्स यहां पर सामने निकल कर आते हैं। एक आता है जो इकोनॉमिक पॉलिसी के मेजर्स हैं, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं ये शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने तो वो लॉन्ग टर्म में काम करता है। लेट्स टॉक अबाउट देम कि ये सारी चीजें क्या हैं। Stabilization measures are short-term measures intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payment। कि balance of payment में जो weaknesses आ गई हैं उनको करेक्ट करने के लिए स्टेबलाइजेशन मेजर्स का यूज किया जाता है, एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखा जाए। इन सिंपल वर्ड्स क्या कह सकते हैं, दिस मीन्स दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड टू कीप राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। तो इन दो चीजों के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस जो हैं उसको कंट्रोल में रखने के लिए स्टेबलाइजेशन मेजर्स का यूज किया गया, क्योंकि इनमें ज्यादा जल्दी चेंजेस रिक्वायर्ड थे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म से रिलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं विच आर एम्ड एट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज। जो रिजिडिटीज हैं, जो भी लाइसेंसिंग वगैरह जैसी चीजें हैं, जो फॉरेन मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस या प्रोटेक्शन जैसी चीजें हैं जो पहले नहीं थी, उनको लेके आया, मतलब जो प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन दिया गया था उसे हटाया जाए, रिजिडिटीज हटाई जाएं, प्राइवेट सेक्टर को लेके आया जाए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन की जाए। इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी the government initiated a variety of policies which fall under three heads, जो तीन हेड्स के अंदर फॉल करती हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन सारी चीजों को लाया गया, कोशिश की गई कि किस तरीके से ठीक हो, किस तरीके से इनको करेक्ट किया जाए। तो यहां पर ये सारी चीजें लाकर एक इंडियन इकोनॉमी में जो कहीं पर भी जो बैड इंपैक्ट्स थे, जो प्लानिंग पीरियड के, इकोनॉमिक प्लानिंग के, जो भी सारी चीजें सही ढंग से काम नहीं कर पाई उस वक्त, उनको इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हेल्प से करेक्ट करने की एक बार कोशिश की गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहां पर ये हमारा जो टॉपिक है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की हम बात करेंगे आने वाली क्लासेस में, यानी कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी मंडे को होने वाली है, फ्राइडे तक हमारी क्लासेस होती है। मंडे टू फ्राइडे 12 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं और 12 बजे नेट आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये वीडियोस बाद में देखते हैं तो डाउट रह जाते हैं कुछ, तो इससे बेटर है कि आप 12 बजे जो है मेरे चैनल पे आइए, आपके अपने चैनल पे आइए और साथ में पूछिए। तो यहां पर एलपीजी पॉलिसी ने रिप्लेस कर दिया एलक्यूपी पॉलिसी, लाइसेंसिंग की जगह लिबरलाइजेशन आ गया, कोटा की जगह प्राइवेटाइजेशन आ गया, परमिट की जगह ग्लोबलाइजेशन आ गया। तो इस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ी। ये जो यहां पर बात करूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनके, ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो 24 जुलाई 1991 में, 1991 में, 24 जुलाई 1991 में जो है इंट्रोड्यूस इन्होंने की। लेट्स सी किस तरीके से इन सारी चीजों ने सेव किया इंडियन इकोनॉमी को। 3 ब्रांचेस थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एज यू ऑल नो, इस चैप्टर में यही यहां तक अभी आज की क्लास में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एलपीजी की और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए स्टूडेंट्स। सो काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलते हैं आपसे मंडे को। कितने बजे आपसे मिलेंगे? मंडे को ठीक 12 बजे। मंडे से फ्राइडे आपकी रोजाना 12 बजे क्लासेस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल को दबा दीजिए, सो दैट जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, ढूंढने की जरूरत ना पड़े स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप हमें फॉलो करना चाहें तो हमारे सोशल हैंडल्स मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे सोशल हैंडल्स हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर हमारा एकेडमिक ट्रबल शूटर्स के नाम से भी एक पेज है, वहां पर भी थोड़ा सा प्यार दिखाइए। कोई भी इंफॉर्मेशन सीबीएसई की न्यूज जिसपे मैं वीडियो नहीं बना पाता वहां पर पोस्ट करता हूं। अपडेटेड रहिए सीबीएसई के सर्कुलर से और पढ़ते रहिए। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 मैक्रो की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग योर वेरी ओन चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस।